नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, जैसा कि पहले ही बता दिया था कि आज संस्कृत के बाद में हिंदी का टेस्ट आ गया, तो हिंदी का ये टेस्ट आपके लिए लेकर आ गया हूं। पेपर नंबर 58। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर 58 है ये। इसके पहले का जो संस्कृत का टेस्ट है पूरे ही 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया था लेवल 1 के और लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अच्छे से प्रश्नों को समझते हुए करता और बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वह शब्द बताइए। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। देखिए ये वाला, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका लिंग अथवा वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। राह, लिपि, पानी और आलसी। तो यहाँ पर वो शब्द कौन सा है जो जिसका कि लिंग और वचन किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। तो साथियों, अगर राह शब्द की बात करें तो राह का राहें हो जाता है कि नहीं होता है, राह का राहें। तो इसका तो वचन बदल गया। आपको क्या देखना है, न तो वचन बदलना चाहिए ना लिंग, दोनों ही चीज़ें नहीं बदलना चाहिए। लिपि का हो जाता है लिपियों, क्या हो जाता है, लिपियों हो जाता है साथियों। आलसी का हो जाता है आलसियों, क्या हो जाता है, आलसियों। तो इसका भी बदल गया। लेकिन पानी का क्या हम पाने कर सकते हैं या पानियों कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो न तो इसका वचन बदल सकते हो आप, ना ही इसका लिंग बदल सकते हो कि ये लिंग पुल्लिंग जिसमें है उसमें ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है। इसका किसी भी परिस्थिति में लिंग या वचन में बदलाव नहीं किया जा सकता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 1 में आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है, स्वैच्छिक शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है। जो स्वयं की इच्छा से करता हो, जो स्वयं पर आश्रित हो, स्मरण करने योग्य और बिना संकोच बोलने वाला। तो देखिए, ये जो स्वैच्छिक शब्द है इसके लिए आपको जो एक उपयुक्त शब्द बताना है, उपयुक्त वाक्यांश बताना है। मतलब तो साथियों, बिना संकोच बोलने वाला, मतलब जिसको बोलने में कोई संकोच नहीं होता है उसको तो निसंकोची कहते हैं। क्या कहते हैं, निसंकोची उसको कहा जाता है, उसको स्वैच्छिक नहीं कहा जाता है। स्मरण करने योग्य को स्मरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मरणीय। ये भी गलत हो गया। जो स्वयं पर आश्रित हो उसको स्वावलंबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको स्वावलंबी। लेकिन जो स्वयं की इच्छा से करता हो उसको स्वैच्छिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों, स्वैच्छिक के नाम से। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। मित्रों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हुए करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय लगाया जा सकता है। अनेक, प्रत्येक, अर्ज और आत्म। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 4, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपने जल्दबाजी में प्रश्न को अच्छी तरह से समझा नहीं है और आपने प्रत्येक सही कर दिया हो, जो कि गलत है। क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है मतलब लगा सकते हो, लगा हुआ है ऐसा नहीं पूछा है, लगाया जा सकता है। तो अनेक में एक प्रत्यय लगाओगे तो अनेकिक कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है। प्रत्येक में यदि एक प्रत्यय लगाते हो तो प्रत्येकिक, गलत हो गया। अर्ज में एक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द क्या बनेगा, अर्जिक होता है, अर्जित होता है, इक नहीं इत प्रत्यय होता है अर्ज में। तो ये भी गलत हो गया। लेकिन आत्म शब्द में यदि आप एक प्रत्यय लगाते हो तो शब्द बनेगा साथियों आत्मिक। क्या बनेगा, आत्मिक। इसमें एक प्रत्यय आप लगा सकते हो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर।
मैं केवल इसलिए वहाँ गया था वाक्य में अशुद्धि है। अव्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, अनावश्यक वर्तनी संबंधी और वचन संबंधी। तो मैं केवल इसलिए वहाँ गया था, आपको अशुद्धि देखनी है चौथे क्वेश्चन में कौन सी प्रकार की अशुद्धि हुई है। तो साथियों यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, केवल इसलिए, दोनों शब्द एक जैसे ही है, केवल और इसलिए दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या है, ये दोनों शब्द अव्यय है साथियों, इसलिए यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में मित्रों, इसलिए आपका प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। तो चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है, स्वावलंबी शब्द में संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वावलंबी साथियों, इसमें आपको संधि बताना है, तो एक बार आप संधि बता दीजिए ताकि हम इसका विश्लेषण कर सके। प्रश्न संख्या 5 में मित्रों आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, क्योंकि स्व प्लस अव प्लस लंब प्लस ई, इन इतने शब्दों से स्वावलंबी शब्द बना है। तो यहाँ पर स्व प्लस अवलंब अवलंब प्लस ई, या स्व प्लस अवलंबी, यहाँ पर स्व मतलब खुद के ऊपर, अवलंब मतलब जो आश्रित हो, तो साथियों उसको कहा जाता है स्वावलंबी। सु प्लस अवलंबी करके यण संधि निकलना है आपको। यहाँ पे स्वावलंबी में ओनली दीर्घ संधि है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो आपके 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति और जाति। तो स्त्रीलिंग शब्द का आपको चुनाव करना है प्रश्न संख्या 6 में। बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 6 में आपका जो सही आंसर है साथियों, देखो समाज अच्छा होता है, एक पुल्लिंग शब्द है। फिर राष्ट्र अच्छा होता है, एक पुल्लिंग शब्द है। व्यक्ति अच्छा होता है कि अच्छी होती है, व्यक्ति अच्छा होता है, तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जाति अच्छी होती है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, उद्योगों के विस्तार के साथ प्रदूषण भी अधिक बढ़ रहा है, वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है। अज्ञात वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का चयन करना है साथियों। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, देखिएगा, उद्योगों के विस्तार के साथ प्रदूषण भी अधिक बढ़ रहा है, वर्तमान की बात है। बढ़ रहा है मतलब क्रिया अगर वर्तमान में भी चालू है तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कौन सा, अपूर्ण वर्तमान काल वाला जो विकल्प है 7वें क्वेश्चन में तीसरा, वो ही सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जल स्रोत, ध्वनि प्रदूषण, वैज्ञानिक युग और हीन भावना। तो बताइएगा कौन सा विकल्प आपको ऐसा लगता है कि यार ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर कुछ नए तरीके से प्रश्न पूछने की, बनाने की मैंने कोशिश की है, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहायता पहुँचाए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाए आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा साथियों। देखो 8वें क्वेश्चन में जल स्रोत बिल्कुल शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्वनि प्रदूषण इसी प्रकार से लिखा जाता है, वैज्ञानिक युग इसी प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये जो हीन भावना है ये अशुद्ध है, क्योंकि हीन भावना में जो हीन शब्द है इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसलिए चौथा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो साथियों 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेना ही कठिन है, वाक्य रचना की दृष्टि से है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और 2 व 3 सही है। साथियों रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना फिक्स होता है। काल और वाक्य में से तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। देखो पृथ्वी का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि ये शब्द यहाँ पर आपका आंसर पकड़ रहा है, की शब्द।
क्योंकि की शब्द से वाक्य जुड़ रहा है, मतलब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, वो होता है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर उपवाक्य का भेद नहीं पूछा है, इसलिए हम करेंगे मिश्र वाक्य को सही। सेकंड विकल्प 9वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो चलिए आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। आपके प्रश्न संख्या 10 है, जलवायु शब्द में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। तो 10वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। जलवायु शब्द में कौन सा समास है साथियों? तो जलवायु का समास विग्रह होता है जल और वायु। क्या होता है? जल और वायु। और यहाँ पर लग रहा है बीच में, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा मित्रों। आपका चौथा विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो साथियों आपके 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण वाचन किया जाता है छात्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, छात्रों व शिक्षक के द्वारा और मन ही मन छात्रों के द्वारा। तो इनमें से बताइएगा अनुकरण वाचन किनके द्वारा किया जाता है? 11वें क्वेश्चन में सही आंसर देना है साथियों। शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन नहीं बल्कि आदर्श वाचन कहलाता है। कौन सा वाचन कहलाता है? आदर्श वाचन। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प तो सही नहीं है। छात्रों के द्वारा किया जाता है बिल्कुल, लेकिन छात्रों व शिक्षक के द्वारा तो समवेत वाचन करते हैं साथियों, तो ये भी गलत हो गया। मन ही मन छात्रों के द्वारा या छात्रों के द्वारा, तो साथियों इसका राइट आंसर है छात्रों के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको अनुकरण वाचन कहते हैं, जबकि मन ही मन छात्रों के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको मौन वाचन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ चौथा भी गलत है, इसलिए ओनली प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। तो आपके 12वां क्वेश्चन है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण है। अवगुण बताना है साथियों, व्याख्यान विधि का कौन सा अवगुण इनमें से है? यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, यह ध्यान अवधि कम कर देती है, यह विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करती है और यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। तो व्याख्यान विधि में सबसे प्रमुख जो अवगुण है उसको देखना है साथियों। समय नहीं लेती है ये विधि, जल्दी इसमें पढ़ाई होती है, सिलेबस बहुत जल्दी होता है, ये गलत है। ध्यान अवधि को कम कर देती है, हो सकता है ये है। विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित, तो विचलित चिंतन से अधिगम कैसे प्रोत्साहित होगा? नहीं, बल्कि साथियों राइट आंसर है यह छात्रों द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है, क्योंकि इसमें छात्र कोई प्रयास करता ही नहीं है, क्योंकि सारा ही प्रयास तो कौन कर देता है? शिक्षक कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये व्याख्यान विधि का सबसे प्रमुख अवगुण माना जाता है। तो चौथा विकल्प ही आपका 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। आपके 13वां क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण हुरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है? तो यहाँ पर हुरिस्टिक विधि, जिसको हम खोज या अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक के साथियों। इस विधि का कौन सा लाभ नहीं है? लाभ नहीं है उसको देखना है। तो विकल्प नंबर 1 को देखिएगा। तेज प्रक्रिया होने के नाते यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है। यह शिक्षार्थियों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करती है, छात्रों में अवलोकन की शक्ति विकसित होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्व गतिविधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी हुरिस्टिक विधि का लाभ नहीं है वो देखना है। देखो स्व गति का उपयोग इसमें करते हैं बिल्कुल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि खोज करके बालक सीखता है, तो ये तो लाभ है। अवलोकन शक्ति विकसित होती है, रचनात्मकता विकसित होती है, रचनात्मकता बिल्कुल विकसित होती है, अवलोकन शक्ति भी विकसित होती है। लेकिन यहाँ पर पहला जो विकल्प है तेज प्रक्रिया होने के नाते यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता करती है, ये विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों है? क्योंकि इसमें तेज प्रक्रिया नहीं होती, इसमें तो धीमी प्रक्रिया होती है, आराम से सीखता है छात्र, क्योंकि खोज करके सीख रहा है। तो ये थोड़े कि कहीं गया यार खोज कर ली सीख गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं हो पाता है साथियों, इसका लाभ नहीं है, ठीक है, ये इसका दोष माना जाता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाना। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। समस्या को परिभाषित करना,
समस्या का विश्लेषण करना, डाटा का ग्रहण करना, डेटा की व्याख्या करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना निम्न में कार्य प्रणालियाँ हैं। परिचर्चा में चरण, समस्या समाधान में चरण, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि में चरण और पर्यवेक्षित अध्ययन योजना में चरण। तो ये जो 4-5 जो पद दे रखे हैं, ये कौन सी विधि में प्रयुक्त किए जाते हैं? 14वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों देखो, समस्या का विश्लेषण सबसे पहले किया जा रहा है कि हमारे सामने जो समस्या है उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिर डाटा को ग्रहण किया जाता है कि भाई इससे संबंधित ये चीज़ें हैं। फिर उसकी व्याख्या की जाती है कि कौन कौन से बिंदु इसमें सम्मिलित है। परिकल्पना का परीक्षण कि भाई हम इस समस्या को किस प्रकार से दूर करेंगे, और सामान्यीकरण किया जाता है। तो साथियों ये समस्या समाधान विधि में होता है। दूसरा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है परिकल्पना का निर्माण करना, अवलोकन करना, प्रयोग करना और प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना। तो देखो, कोई भी वैज्ञानिक विधि है उसमें थोड़ी है कि डायरेक्टली ही प्रथम चरण पूछा गया है, डायरेक्टली ही प्रयोग करने लग जाओगे। तो साथियों ये तो गलत है। प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना, प्रयोग तो किया ही नहीं, उसके पहले ही परिणाम का अनुमान लगाओगे क्या? नहीं साथियों, वैज्ञानिक विधि का सबसे पहले चरण होता है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करना ये वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण माना जाता है। आपका प्रथम विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। तो 16वां क्वेश्चन आपके आ जाता है, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? उद्देश्य, प्रणाली, पाठ्य वस्तु और गृह कार्य। तो कोई भी पाठ योजना है, जब हम बनाते हैं पाठ योजनाओं को, तो सबसे पहले हम विधि, पाठ्य वस्तु या गृह कार्य को निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि हम करते हैं सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित। आपने देखा होगा जब पाठ योजना बनाते हैं तो एक तरफ आप लिखते हो उद्देश्य, एक तरफ आप लिखते हो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो सबसे पहले यही लिखा जाता है, मतलब कि किस उद्देश्य के लिए हम बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन उससे बच्चों को हो जाएंगे। तो साथियों इसलिए आपका उद्देश्य वाला जो विकल्प है 16वें क्वेश्चन में, वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि और रेखाली विधि। तो मानसिक रूप से जो छात्र विकलांग होते हैं उन छात्रों के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है ड्रेकाली विधि, जिसको ड्रेकाली के द्वारा ही दिया गया था। मानसिक विमंदित छात्रों के लिए इस विधि का निर्माण ड्रेकाली ने ही किया था साथियों। चौथा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बता कर जाए। और वापस, अच्छा कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैंने उसमें कहा था कि यार लाइक शेयर नहीं करते हो आप, तो अपने ही किसी भाई ने, छात्र ने क्या कमेंट किया कि सर लाइक शेयर करेंगे तो दूसरे भी देखेंगे, दूसरे देखेंगे तो हमारी तो मेरिट बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उससे हमें नुकसान होगा, इसलिए हम लाइक शेयर नहीं करते, लाइक करते हैं। तो यार मतलब मुझे वो चीज़ पहली बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि भाई ऐसा भी हो जाता है क्या यार। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो ऐसा नहीं, ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं रखे। आप जितनी मदद दूसरों की करोगे आप खुद ही उतने आगे जाओगे साथियों। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। यूँ मत सोचो कि उसको नहीं बताऊंगा तो वो पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में ही दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, और इनमें से कोई कार्य संभव नहीं है। तो एपिडाइस्कोप एक प्रक्षेपी उपकरण के अंतर्गत आता है। प्रक्षेपी जो सहायक सामग्रियां है उनके अंतर्गत प्रक्षेपी के अलावा दृश्य उपकरण है साथियों। ये देखो, ये क्या करता है, जो छोटे चित्र होते हैं उनको बड़े आकार में दिखाने हेतु काम में लिया जाता है। तो आपका प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। आपके 19वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो कक्षा शिक्षण में बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोगी दृश्य सामग्री किसको माना जाएगा? 19वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन आपको करना है साथियों। आपका जो सही आंसर है वो रहेगा श्यामपट्ट, जिसको अध्यापक का सच्चा मित्र
भी कहा जाता है। देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी दृश्य सामग्री है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसी का करते हैं साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प ही आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वापस कह रहा हूँ। और जो 50% लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देखते हैं, उनसे छोटा सा निवेदन है कि बिल्कुल आप चाहो, आपका मोटिवेशन अगर हमें मिले आपके लिए और अच्छा करें, तो साथियों यार थोड़ी आप भी हेल्प कर दिया करो। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जाँच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उक्त सभी। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसके बाद में मतलब बच्चों को हमने कुछ चीज़ें पढ़ा दी है, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम मतलब बच्चों ने कितना सीखा है, इसकी जांच हेतु जो हम परीक्षण करते हैं उसको निदानात्मक नहीं कहते, क्योंकि निदानात्मक में तो छात्रों की कमजोरियों को देखा जाता है कि कौन कौन सी कमजोरियां बच्चों में हैं, उनको दूर करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण में करते हैं। लेकिन उपलब्धि का पता, कितना सीखा है, इस चीज़ का पता उपलब्धि परीक्षण में चलता है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो यहाँ पर ये आपका आज 20 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिंदी के। संस्कृत के पूरे 30 लाया था, लेकिन हिंदी के 20 ही टाइप हो पाए थे, इसलिए 20 ही प्रश्न हैं। बाकी पूरी कोशिश रहती है कि पर्यावरण के, हिंदी के, संस्कृत के तो पूरे के पूरे 30 ही प्रश्न हो, और लेकर भी आ रहा हूँ रोजाना। तो साथियों निवेदन है आपसे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को तैयार रहना आज।